हेलो सभी को, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी बताइए। बॉस। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? जी बॉस। ठीक है, तो अपना क्लास आज स्टार्ट करते हैं और मैं मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि आज ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये देखिए, ये हमारे सामने सिलेबस था जो भी पहले चैप्टर का था। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, अगर तंत्र के बारे में देख लिया, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, स्कोप के बारे में देख लिया था। स्कोप में हमारे 3 पॉइंट थे। फिर देखिए, डेफिनेशन ऑफ विष हमने देख ली और पॉइजन मॉडर्न में इसकी डेफिनेशन। सिनोनियम देख लिए थे, कौन कौन से सिनोनियम था, गर था, गद था, कालकल्प, कालकूट और छबेड़। फिर उसके बाद हमने विष के गुण देखे थे। फिर हमने डिफरेंस देखा था विष में, मध्य में और ओज में। देख चुके हैं कि जो विष के गुण हैं उसके जस्ट अपोजिट हमारे ओज के गुण थे, और जो विष के गुण हैं वो बिल्कुल सेम मध्य के गुण जैसे हैं, केवल आपाकी की जगह उन्होंने अम्ल रस माना था। फिर हमने विष की गति देख ली थी। विष की गति में मैंने बताया था स्थावर की ऊपर होती है, गंगाधर राय ने अपोजिट कहा था। फिर ये क्लासिफिकेशन वाला लास्ट अपना पॉइंट हो रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ विष, पॉइजन, मतलब मॉडर्न का क्लासिफिकेशन और आयुर्वेद का। लास्ट क्लास में मैंने आपको यही करके छोड़ा था, स्थावर और जांगम विष, ये क्लासिफिकेशन। फिर हमने देखा था विष के अधिष्ठान, याद हो आप लोगों को, तो हमने विष के अधिष्ठान तक बात कर ली थी। आज हमारी क्लास जो स्टार्ट होगी वो डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, वीनम और टॉक्सिन, यहां से अपनी क्लास आज स्टार्ट होगी। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन करेंगे और फिर मोड ऑफ एक्शन। बाकी ये एक एक छोटे छोटे से पॉइंट है, कवर हो जाएंगे। तो कुछ पुराना रिवाइज कर लिया जाए, देखते हैं आप लोग कितना याद करके आए हैं। तो बताइए, महाविष की संख्या कितनी बताई है आचार्य ने? बताइए, भाव प्रकाश ने महाविष कितने बताए हैं? किसी को पता है? कोई बात नहीं बॉस, हम आगे का पढ़ते हैं, पूछे पीछे का भूलते जाते हैं। कोई नहीं, ये मेरे साथ भी है, पर मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं, याद करा के मानूंगा। महाविष की संख्या 9, हाँ वेरी गुड। महाविष की संख्या 9 बताई थी। मैंने आपसे बोला भी था कि महान लोग कितने हैं, 9 हैं, तो इसलिए महाविष की संख्या 2 आचार्यों ने बताई है, या किसी ने भी, सारे आचार्यों ने आप कह सकते हो 9 बताई है। फिर आता है महाविष के बाद हमने उपविष देखा था। देखिए, मैं जहाँ एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपविष की संख्या 2 लोगों ने मानी थी, रस तरंगिणी ने, रस रत्न समुच्चय ने। कोई बता सकता है कि रस तरंगिणी ने कितनी बताई थी उपविष की संख्या? 11। 11, वेरी 11। गुड। 11 मैंने आपको बोला था, रस तरंगिणी, तरंग 1 1 1 1 2 1 2, तो 1 1 मतलब 11। और रस RSS, रस रत्न समुच्चय ने कितनी बताई थी? 7। वेरी गुड, 7 से 7 ऐसे याद करना, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, ये चीज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन बता दिया तो बहुत बढ़िया। बताइए, आचार्य चरक ने स्थावर विष की संख्या कितनी बताई थी? बता सकता है कोई? 55। 55 गलत, चारक के अनुसार पूछ रहा हूँ। सुश्रुत और भागवत ने 55 मांगी थी, मानिए 21 बताई थी। आचार्य चरक ने 21 बताई है। देखिए, सुनने का, चलिए आपने बताया, सुनने से ये इफेक्ट पड़ता है। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 बताए थे, मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम। ये मैं अभी श्लोक इसलिए नहीं सुनना, नोट्स पहुंच जाएंगे तो आप लोग याद करके अगली बार कभी फ्री होंगे तो पूछेंगे। तो याद रखना, जिसने अभी बोला है आचार्य चरक ने 21 बताई है, ठीक है। चलिए अब बताइए, आचार्य चरक ने ही स्थावर विष हो गया, जांगम विष की कितनी संख्या बताई थी अधिष्ठान की? बताइए। 16। अच्छा, चलो ठीक है, अब नोट्स में देख लेना आप लोग। अब आता है अपना आज का हम टॉपिक शुरू। क्या? 16 नहीं, चरक ने एक ही बोला है, दंष्ट्रा। हाँ बस वही तो बोल रही। अच्छा, वही बोल रहे थे, चलो ठीक है, मुझे 16 सुनाई दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। आचार्य चरक ने एक ही बताई है,
जांगम विष की संख्या अधिष्ठान कितना, एक ही, और संख्या भी एक ही क्या, दंशता मतलब दांत से। सुश्रुत और बागवट ने 16 बताई थी। ये कहा था श्लोक याद करना है चाहे तो कर सकते हो। अब सबसे पहले आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की बुक में शायद ही प्रेजेंट हो। पॉइजन, वीनम और टॉक्सिन, ये 3 पॉइंट हैं, सारे एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर कट समझा दूंगा कि आप इसमें ये डिफरेंस क्या है समझ पाएंगे। देखिए पॉइजन क्या होता है, पहले हम पॉइजन समझते हैं। पॉइजन वह सब्सटेंस होता है जो आपको इलनेस मतलब वही विष की जो परिभाषा, और मतलब आपके स्वास्थ्य का हरण करेगा और प्राणों का हरण करेगा। देहम प्रविश्यम यद द्रव्यम दूषित्वा रस आदि का याद है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि वह द्रव्य जो शरीर के अंदर जाके प्राणों का हर करता है और स्वास्थ्य हरम, सेम वही विष को ही हम पॉइजन कहते हैं। अरे सर ये तो हम बचपन से पढ़े थे, फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बताइए पॉइजन तो पता है ना आप सबको किसे कहते हैं, बताइए। ठीक है, वो भी नहीं। अब आता है वीनम। वीनम क्या है समझिएगा, इट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एनिमल फॉर सेल्फ डिफेंस। ये वह सब्सटेंस है जो किसी एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, एंड इट इज इंजेक्टेड इनटू द अनदर एनिमल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैंग इन इंसेक्ट। मतलब सर पॉइजन क्या है, इट इज आइदर बी प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल और प्लांट, कुछ भी हो सकता है। पॉइजन विष कुछ भी हो सकता है, इवन मेटेलिक ओरिजिन का भी हो सकता है, जैसे लेड पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, ये सब इधर हम पॉइजन वर्ड लगाते हैं। जबकि वीनम हम किसे कहेंगे, स्पेशली प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एनिमल एंड इन देयर डिफेंस, वो अपने डिफेंस में बना रहा होगा, उसे हम वीनम कहते हैं। टॉक्सिन क्या है, इट इज अ वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी लिविंग बॉडी, लिविंग बीइंग के अंदर खुद बनता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई हमने ऐसा सब्सटेंस खा लिया जिसको किल करने के लिए जो सब्सटेंस बन रहा है उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। या कोई फॉरेन बॉडी जो हमारे सब शरीर के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपनी ग्रोथ कर रही है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन। बताइए ये बात समझ में आई तीनों में, पॉइजन क्या है, वीनम क्या है और टॉक्सिन क्या है, बताइए। जी बॉस। ठीक है, देखिए पॉइजन कुछ भी नहीं है, जो आपने पहली डेफिनेशन पढ़ी वो कुछ भी हो सकता है जो शरीर में जाके आपके प्राणों का, जिसके भी शरीर में जाएगा उसके प्राणों का हर करेगा, हरण कर लेगा और उसके इल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बीमारी। वीनम क्या है, जो एक एनिमल अपने प्रोटेक्शन के लिए बना रहा है, वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए। और टॉक्सिन क्या है, आपने समोसा खाया, समोसे में कुछ मरी हुई मक्खी या फिर छिपकली या कुछ भी डला हुआ था, वो आपने इंजेस्ट कर लिया, अब उसको किल करने के लिए जो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी या जो भी सब्सटेंस जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है वो जो बन रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो भी वेस्ट बनना है, या फिर कोई वायरस आपके अंदर जाके मल्टीपल ग्रोथ कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन, अपनी बैक्टीरियल मल्टीफिकेशन कर रहा है, वो सब क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। पहले हमने एक बेसिक तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये बात समझ लिया। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं इसके डिफरेंस की टेबल, बहुत इजी है। सबसे पहले पॉइजन क्या है, वो प्लांट के द्वारा भी बन सकता है, ओरिजिनेट प्रोड्यूस हो सकता है एनिमल भी और फंगाई भी, जबकि जो वीनम है वो केवल और केवल प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स के होता है। और टॉक्सिन हम जानते ही हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल के अंदर बनेगा। दूसरा डिफरेंस, ये जो पॉइजन होता है वो एंटर करता है बॉडी के अंदर थ्रू इनहेलेशन, इंजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि पॉइजन किस किस तरीके से शरीर के अंदर जा सकता है। तो इनहेलेशन के मतलब बाय एयर, नोस्ट्रिल के थ्रू, इंजेक्शन खाके या एब्जॉर्प्शन स्किन पे लगा के। वीनम जबकि कैसे जाएगा, जब उसे कोई इंजेक्ट करेगा। अरे भाई एनिमल के अंदर है, स्नेक, डॉग या जिसके भी अंदर है वो काट के ही तो अपना जहर फैलाएगा, या स्पाइडर
तीसरा, जो टॉक्सिन है वो कैसे एंटर होते हैं इनटू द बॉडी थ्रू डिफरेंट पाथवे, जैसे मैंने बताया समोसे के थ्रू चला गया, आप गोलगप्पे खाने गए, उसने हाथ नहीं धुले, बड़े बड़े नेल्स थे, गंदगी भरी हुई थी, उससे आलू भर के आपको समोसा खिला दिया। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तीसरा, कैन बी लीथल, जो पॉइजन है वो घातक होता है कब, इफ एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, जबकि वीनम जो है वो लीथल होता है इन स्मॉल अमाउंट, और जो टॉक्सिन होता है वो लीथल होता है बहुत ही इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, इट इज हार्ड टू डिटेक्ट पॉइजन, पॉइजन को डिटेक्ट करना बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, आप देख के नहीं बता सकते हैं। मतलब इधर ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन और सिम्टम्स को देख के आप ये नहीं कह सकते हो, बेसिकली आपके सामने कोई पेशेंट आया है कि ये पॉइजन से का शिकार है या फिर वीनम का शिकार है, पर अगर टॉक्सिन का होगा तो हमें दिखेगा, मतलब इन्फेक्शन होगा मान लीजिए, तो इजीली या टॉक्सिन की वजह से जो सिम्टम आएंगे वो इजीली डिटेक्टेबल होता है। लास्ट पॉइंट, ये नॉन एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है, इसमें एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है, और जो टॉक्सिन होती है इसमें भी नॉन एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन एग्रेसिव का मतलब क्या है कि इस जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तब एंटीबॉडीज फाइट करने आएगी, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पहले काम संभालेंगी, जबकि आपका वीनम होगा उसमें सीधे लिम्फोसाइट आएंगी। ये ज्यादा खतरनाक कंडीशन है, एग्रेसिव इधर डिफेंस मैकेनिज्म होता है और उधर नॉन एग्रेसिव होता है। तो ये डिफरेंस थे। सबसे पहले आप जब पेपर में आएगा इन तीनों में डिफरेंस, तो सबसे पहले एक एक डेफिनेशन का पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखना है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय किसी के भी द्वारा, आइदर प्लांट एनिमल फंगाई। पॉइजन हो गया। वीनम क्या है सर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल इन प्रोटेक्शन ऑफ, अपनी बचाव के लिए, ठीक है। और वीनम क्या है, प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। दूसरा, कैसे अब ये एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, जो पॉइजन था वो मैंने देखा था कैसे भी एडमिनिस्ट्रेट हो सकता है, बाय इनहेलेशन, बाय एब्जॉर्प्शन और बाय इंजेक्शन, जबकि जो वीनम है वो हमेशा डसने से होगा, मतलब इंजेक्ट थ्रू बाइट से, और जो टॉक्सिन है वो एनी पाथ से। फिर देखा अब खतरनाक कौन है, तो हमने देखा कि जब ये लार्ज अमाउंट में होगा तो पॉइजन डेंजरस होता है, कैन वी वर्ड लगा, याद रखिए, लीथल होता है। जो पॉइजन लार्ज अमाउंट में जाएगा, ये नहीं है कि आपने एक धतूरा खाया तुरंत पॉइजनिंग हो गई आपको, है ना। जबकि दूसरा जो आपका वीनम है वो स्मॉल अमाउंट में भी आपके लिए लीथल होगा, और तीसरा वो तो उससे भी ज्यादा स्मॉल अमाउंट में। हार्ड टू डिटेक्ट स्टार्टिंग के दो हैं, और लास्ट वाला इजीली डिटेक्ट हो जाता है। लास्ट कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म लगेगा, तो याद रखिए वीनम में एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और फर्स्ट और थर्ड में, मतलब पॉइजन और वीनम में हमारा नॉन एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल आपसे कोई भी पूछेगा तो पॉइजन के तो ढेरों सारा आपके पास एग्जाम्पल हैं, स्थावर विष, जांगम विषम, जितने भी पढ़ेंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, और मेटेलिक पॉइजन भी। पर इधर जो आपका आएगा वीनम, इसमें स्नेक पॉइजनिंग, स्पाइडर पॉइजनिंग, ठीक है, और इसमें प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, जो आपकी बॉडी में मैंने कहा ना, जो हार्मफुल सब्सटेंस पहुंच गया उसको डिग्रेड करने के लिए जो लिवर अपने बेसिस पे मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, जो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस होंगे, वो सब क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन। बताइए ये टेबल क्लियर हुई या नहीं आप सभी को, बोलिए। ठीक है, अब ये देखिए ये नोट्स पहुंच जाएंगे। अब आपका ये कर्तव्य होगा, अगली क्लास में जब आपसे पूछूंगा तो 5 मिनट पहले एक बार रिवाइज करके आइएगा। फिर आता है अगला टॉपिक हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। पीछे हमने पढ़ लिया इनडायरेक्टली कि आप किस किस तरीके से पॉइजन को ह्यूमन बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हो। इसमें क्या नई बात है सर, ये तो बिना पढ़े ही हमें आता है। देखिए कोई भी मेडिसिन हो, आइदर पॉइजन हो, ये सेम जो टॉपिक है ये आपके फार्मा में भी है। अभी आप ध्यान से समझ लीजिए, ये मैं थोड़ा मोटे मोटे रूप पे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फार्मा की अगर किसी दिन क्लास के लिए बोलना, वो भी आपको करा दूंगा, जैसे कि मैं बोलते ही रहता हूँ, मेरे को बहुत मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। एंटीबायोटिक्स कभी देखेंगे, टाइम होगा तो आपको पढ़ाएंगे।
23 बैच वालों पे देखो बहुत टाइम है, मैं ये कह सकता हूँ आप लोग आराम से सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो फार्मा पैथो जरूर पढ़िएगा। देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे जाके जो अपना भविष्य है ना वो बिना मॉडर्न रिलेशन के थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए फार्मा पैथो आप अभी सेकंड प्रॉप में है, काफी टाइम है, पढ़ लीजिएगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऐसे मॉडर्न फार्मा में आएगा और यहाँ पे एज अ पॉइजन आएगा। तो देखिए दो तरीके से कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके होते हैं, एक तो लोकल होता है और एक सिस्टमेटिक। सर ये सिस्टमेटिक वर्ड क्या है, तो याद करिए आप अपने 12th एनसीईआरटी में जाइए, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था वहां पे दो तरीके का हमने सर्कुलेशन पढ़ा था कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जब हार्ट से ब्लड होते हुए दोबारा हार्ट तक लौट के आ जाता है उसे हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहा था, और जब हार्ट से लंग से होते हुए और दोबारा हार्ट में आता है उसे हमने, बताइए कौन सा सर्कुलेशन कहा था? पल्मोनरी। बहुत बढ़िया, पल्मोनरी। बहुत अच्छे से पढ़ गई, ठीक है, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक वर्ड कुछ भी नया नहीं है, मतलब मैं इस तरीके से कोई ड्रग या कोई पॉइजन एडमिनिस्ट्रेट करूंगा जिससे वह हार्ट से शुरू होते हुए जहां से ब्लड स्टार्ट हुआ था पंप होना वहां से होते हुए आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन तक पहुंचते हुए दोबारा हार्ट के पास जाएगा। तो सर वो कैसे कर सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब मैं उस पॉइजन या उस ड्रग को कहां एडमिनिस्ट्रेट कर दूं, सीधे ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर दूं। लोकल क्या है, मतलब बिना ब्लड के, ठीक है, जैसे स्किन पे। अब मान लीजिए अगर आपने स्किन पे लगाया कोई ड्रग या पॉइजन तो उसको हम क्या बोलेंगे, डर्मल। डर्मल का मतलब इन स्किन, ये तो सब जानते हैं। नया क्या है इसमें, नया है ऑक्यूलर। याद रखिएगा ऑक्यूलर का मतलब होता है इन आई। व्हेनेवर अ ड्रग इज गिवन थ्रू द आई दिस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड ऑक्यूलर, और नेजल का मतलब होता है नोज। तो ऑक्यूलर याद रखिएगा आई से। अच्छा सर सिस्टमेटिक दो तरीके का होता है, एक एंट्रल होता है और एक पर एंट्रल होता है। एंट्रल का मतलब क्या है, थ्रू इंटेस्टाइन, और पर एंट्रल का मतलब क्या है, बियॉन्ड इंटेस्टाइन। सर समझ में नहीं आया ये इंटेस्टाइन वर्ड कहां से आ गया, मेरे तो सिस्टमेटिक वर्ड समझ में आया था कि मुझे ब्लड में पहुंचाना है वो अपना जो पॉइजन जिसे मुझे मारना है उसके ब्लड में मुझे लेके जाना है। तो अब दो तरीके हैं, आइदर मैं उसके मुंह से खाना खिला दूं, जब वो खाना एब्जॉर्ब होगा, जब वो अपना फूड एब्जॉर्ब होगा तब जाके उसके ब्लड में वो पहुंचेगा पॉइजन, या फिर मैं डायरेक्ट ब्लड में डाल दूं। तो जो हम डायरेक्ट डाल देते हैं ब्लड में उसे हम बोलते हैं पर एंट्रल। पर माने बियॉन्ड, मतलब आपने बियॉन्ड, किसको बियॉन्ड कर दिया, स्टोमक को छोड़कर, मतलब इंटेस्टाइन। एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जब हम इंटेस्टाइन को बाईपास कर देते हैं और ब्लड में जिस तरीके से ले जाते हैं उसे हम एंट्रल कहते हैं, सॉरी उसे हम पर एंट्रल कहते हैं, मतलब डायरेक्ट ब्लड में आपने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, और एंट्रल मतलब थ्रू इंटेस्टाइन मतलब ओरल, आपने मुंह के द्वारा खिला के दिया। अब एग्जाम्पल क्या होंगे पर एंट्रल, पर एंट्रल मतलब आपने बाईपास कर दिया, उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, तो सर मैं इंट्रावीनसली दे सकता हूं, इंट्रामस्कुलर दे सकता हूं, और सबक्यूटेनियस। और कैसे दे सकते हैं हम, सबक्यूटेनियस। और थ्रू इंटेस्टाइन में आप जानते हैं ओरली उसे खिला के दे सकते हैं पानी में और खाने के साथ, ठीक है। ये इधर हमारा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कंप्लीट हुआ। और इंट्राडर्मल भी हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इंट्राडर्मल मतलब आउटर लेयर ऑफ स्किन में, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। ये देखिए यहाँ पे इतना छोटा क्यों मैंने एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर बुक में बहुत पेज भरे हुए हैं क्योंकि ये मूल रूप से हमारा टॉपिक फार्मा का है, वहां इसके अंदर और फर्दर पढ़ा जाता है। पर अगर आपसे इधर पूछा जाएगा एज अ अगत तंत्र में तो आपको इतना मोटा मोटा अगर याद है तो आप इसमें पेज भर सकते हैं। सबसे पहले बस आपको अपने दिमाग में वो आपको चार्ट याद रखना है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, आइदर लोकल हो सकता है, आइदर सिस्टमेटिक हो सकता है। लोकल में
आइज में दूंगा तो वो ऑक्यूलर कहलाएगा, नोज के थ्रू दूंगा तो नेजल कहलाएगा, स्किन के थ्रू देंगे तो डर्मल कहलाएगा। फिर दूसरा सिस्टमेटिक दो तरीके का हो सकता है, आइदर मैं उसे मुंह से खिला के दे सकता हूं इंटेस्टाइन के थ्रू, या विदाउट इंटेस्टाइन। दोनों ही केसेस में वो कहां पहुंचना है, ब्लड में पहुंचना है। अब एक आता है एंट्रल मतलब थ्रू इंटेस्टाइन, दूसरा आता है पर एंट्रल मतलब बाईपास द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के थ्रू देना है तो मतलब इंजेक्शन कराना है, ठीक है। पर एंट्रल में कैसे हो सकता है, 4-5 हो सकते हैं सर। इंट्रावेस्कुलर हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है और सब क्यूटेनियस हो सकता है। बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी बॉस। ठीक है, एक्शन ऑफ पॉइजन देखते हैं। अब ये भी देखिए हर एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम है, कैसे विष अपना काम करता है, हाउ अ पॉइजन एक्ट इनसाइड द बॉडी। तो गुणों के अनुसार विष का जो गुण हम पढ़े थे, कौन से गुण पढ़े थे, लघु, रूक्ष, आशु, विशदम, विवाही, तीक्ष्णम, विकासी, सूक्ष्म, उष्णम, अव्यक्त रसम और आपाकी। चलो अब ये वर्ड आपाकी आ गया है तो आप लोगों से पूछ लेते हैं, वैसे आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, बिना नोट से भी आप आंसर दे देते हो। तो बताओ आपाकी जो गुण है वो कौन से आचार्य ने माना है? सुश्रुत और वाग्भट। भागवत तो सुश्रुत। बहुत बढ़िया, सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने माना है। चलिए बताइए आचार्य सुश्रुत के अनुसार विष के गुणों की संख्या क्या होती है? 10। 10। 10। और वाग्भट के अनुसार 11। 11। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, आप सबने बिल्कुल सही था। तो ये बताइए आचार्य जो वाग्भट ने 11 माने हैं, तो वो आचार्य चरक के 10 गुण में से कौन सा गुण उन्होंने एक एक्स्ट्रा मान लिया है? बॉस उन्होंने जितने चाहते थे उतने तो माने ही, ऊपर से अव्यक्त सुश्रुत की रस। अव्यक्त रस। बहुत बढ़िया, अव्यक्त उन्होंने एक उसके जो भागवत के 11 है उसमें से जो अव्यक्त रस था या अनिर्देश रस जिसे हम कह रहे थे वो आचार्य चरक ने लिया है। चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, खुशी। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम लोगों को बहुत जल्दी अवगत करा दूंगा। मैंने तुम्हारे सीनियरों को 30 क्लास में पूरी अवगत कराई है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आराम आराम से कर रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो तेज भी करा देंगे, ठीक है ना। अब आता है अपना एक्शन ऑफ पॉइजन। तो हमें पता है कि जो गुण होते हैं उसके अनुसार एक्शन होता है। अब चरक ने भी बताया है, सुश्रुत ने भी बनाया है, दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। आप किसी एक का याद करिए, पेपर में कभी मेंशन होके नहीं आएगा कि चरक के अनुसार बताओ या सुश्रुत के अनुसार। आपको केवल मेरे अकॉर्डिंग, मैंने तो चरक का याद किया है, आप चरक अनुसार याद कर सकते हैं कि विष का गुणों के अनुसार कर्म या फिर एक्शन ऑफ पॉइजन। देखिए लघु है, अगर लघु गुण है तो उसके अकॉर्डिंग क्या काम करता है, वो दुरुपक्रम। सर दुरुपक्रम का क्या मतलब है, आचार्य सुश्रुत ने बोला उसी को दुष्चिकित्सीय, मतलब नॉट इजीली क्यूरेबल। दैट मीन्स दुरुपक्रम का मतलब मैं ये कह सकता हूं ये कृच्छ साध्य होता है, ये इजिली क्यूरेबल नहीं है, या तो असाध्य वाली अवस्था में होता है। किस गुण के कारण, जो विष होता है वो लघु गुण के कारण दुरुपक्रम होता है, मतलब साध्य नहीं होता, कृच्छ साध्य होता है, ठीक है। रूक्ष गुण के कारण हम जानते हैं वात प्रकोपक होता है। जो रूक्ष है वो क्या करता है, रूक्ष रस वात को प्रधान है तो उसका गुण है तो बात को बढ़ाएगा। यही सेम आपके आचार्य सुश्रुत ने भी बोला। आशुकारी, आशुकारी का क्या मतलब होता है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने वाला, मतलब ईच एंड एवरी सेलुलर लेवल पे जाके जो अपना फंक्शन दिखाएगा उसको आयुर्वेद में हम आशुकारी कहते हैं। जैसे कि हमारा जो घृत होता है, जो शहद होता है, ये सब क्या है, आशुकारी है। इसीलिए हम अपनी मेडिसिन मोस्टली घृत से और शहद से प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब चलो एक बात और, जैसे कि अभी ये पॉइंट आ गया है घृत और शहद का, एक चीज और बता दे रहा हूं। अब जैसे कि अपने रस शास्त्र की जो हम औषध द्रव्य सेकंड पेपर में, उसमें जो पेपर 19 जो मैं आपको करा रहा हूं उसमें एक ऐसी ट्रिक दूंगा, अनुपान आपको एक ही बार में याद हो जाएगा कि कहाँ शहद है, कहाँ उष्ण जल है, कहाँ पर घृत है। दो हमारे हो गए, तीसरा भी जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। अनुपान वाला कॉलम एक ही बार में खत्म हो जाएगा कि आपको कौन सा अनुपान किधर देना है, ठीक है।
क्योंकि देखिए हर एक चीज हम नहीं रट सकते, क्योंकि हमें युक्ति प्रमाण लगानी है अपनी। ठीक है, आशु का मतलब सर्व शरीर में फैलने से। विशद का मतलब क्या होता है, दोषों की गति सुस्थिर ना होना, मतलब इम्बैलेंस ऑफ द दोषा, जो आपके वात पित्त कफ है उनको सैचुरेशन साम्य अवस्था में नहीं रहने देता। कौन सा गुण, विशद गुण। व्यवाई क्या है, संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवाई, और वही आशुकारी होता है। सर तीक्ष्ण का मतलब क्या है, तीक्ष्ण गुण क्या करेगा आपके शरीर में जाके, मर्म घन, मतलब मर्मों को आघात करता है तीक्ष्ण गुण। विकासी क्या करता है, प्राण घन, प्राणों का नाश करता है। जो सूक्ष्म है वो रक्त प्रकोपक होता है। जो उष्ण गुण है वो पित्त प्रकोपक है। कॉमन सी बात है। अव्यक्त रस जो हमारा है वो अन्न रस अनुवर्तनम, मतलब अन्न रस अनुवर्तनम का क्या है, जो आपका जो फेवरेबल रस, मतलब जिससे किसी भी जो आम रस बना, मतलब पॉइजन सब्सटेंस जब आपकी बॉडी में गया उसकी वजह से जो भी अब रिजल्टेंट आपके ब्लड में जो भी चीज आ रही है उसका वो अनुवर्तन, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है उसका लगातार कंटिन्यूअसली क्या करता है, इंक्रीजमेंट करता है। ये आचार्य चरक के अनुसार है। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने अव्यक्त रस नहीं माना था, उन्होंने अपाकी माना है, तो उसका मतलब होता है दुर्हरम, मतलब बहुत कठिनाई से वो शरीर से बाहर निकलता है, दुर्हरम। ठीक है, समझ में आया इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आचार्यों की। देखिए कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी, उन्होंने बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये बता दिया कि ये गुण की बेसिस पे विष ये वाला काम करता है। बताओ क्लियर हुए हैं, एक और बार बताऊं? चलो आप लोगों के क्लियर हो गया है। अब देखो इसमें रटना कुछ भी नहीं है, समझते हैं। अब श्लोक याद होना चाहिए विष के गुण का। सबसे पहले लघु, लघु रूक्षम आशु विशदम। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन से मैंने आपके लिए लिखे हैं श्लोक, जिसको याद होगा वो एक बार में लिख देगा, पर बुक में ये रैंडमली ऊपर नीचे आपको लिखे हुए मिलेंगे, कोई बात नहीं। लघु क्या है, अच्छा हल्का होता है, तो इससे क्या होगा, दुरुपक्रम होता है। अब बताओ रूक्ष, वात प्रकोपक। देखो कॉमन कॉमन सारे भी याद ना हो तो रूक्ष क्या है, वात प्रकोपक। उष्ण क्या होगा, पित्त प्रकोपक। अव्यक्त रस कोई रस ही नहीं है, तो ये अन्न रस अनुवर्तनम, जो रस अपने काम का नहीं है उसका अनुवर्तन करेगा, मतलब कफ को बढ़ाएगा एक तरीके से। और हम जानते हैं आशुकारी संपूर्ण शरीर में फैलता है, और व्यवाई का मतलब क्या होता है, संपूर्ण शरीर में फैलने वाला। विशद इंपॉर्टेंट है, विशद याद रखना कि दोषों को जो साम्य अवस्था में ना रहने दे, ये हमारा विशद कार्य करता है। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी सर। देखो जब आपको ना आए ना तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, मैं अपना 100% कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों के, फिर भी अगर ना आए तो तुम लोग पूछ लेना। शुरू करते हैं अपना, ये लास्ट पॉइंट चल रहा था एक्शन ऑफ पॉइजन। इसमें 10 में से आप 5 तो बता ही सकते हो कि लघु गुण के कारण क्या है, दुरुपक्रम है। उष्ण के कारण पित्त प्रकोपित है। रूक्ष के कारण वात प्रकोपित है। अव्यक्त रस की वजह से कफ प्रकोपित कर सकता है। और विशद और आशुकारी, आशुकारी और विवाई की वजह से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने वाला। और विशद मतलब विशद, जो क्या करेगा, दोषों को सम्य अवस्था में ना रहने दे। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। बताइए 5 तो पॉइंट याद हो ही गए हैं ना साथ के साथ ही? ठीक है, अब आता है इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। ये भी फार्मा का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मा, इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। ठीक है, देखो फार्मा 2 पार्ट्स में होती है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। बस फार्माको की जगह टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, यही सेम चीजें आप वहां पे फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, उधर भी जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, टॉक्सिको काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द पॉइजन। मतलब फार्मा जो फार्मा के 2 पार्ट किए गए थे, फार्माकोडायनेमिक्स, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी, कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या बताता है, बताओ आप लोग, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या बताता है?
What body drug के साथ? वेरी बॉडी गुड। डू विद द ड्रग। हाँ, कि बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ, यही सेम चीज हमें यहाँ बतानी है। इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, मतलब एनसीआईएसएम ने आपका सिलेबस खतरनाक नहीं किया है। जब आप चीजों को समझने लगे हैं तो बहुत सिंपल कर दिया है, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे लाके रख दी हैं। तो जैसे कि अब देखो, आप फर्स्ट ईयर में ही देख लो, जो आपने वहां दिनचर्या ऋतुचर्या पहले वहां पढ़ा, किधर अष्टांग हृदय में, वही सेम चैप्टर आपने चरक सूत्र पहले में दे रखे हैं। मतलब मोस्टली कॉमन चीजें इस सिलेबस में आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेगी, तो वही सेम चीजें बता देनी है कि अब बॉडी क्या करेगी उस टॉक्सिक सब्सटेंस का जो आपके शरीर के अंदर चला गया है। तो एब्जॉर्प्शन, वही 4 प्रोसेस जो वहां होते हैं, वही जो एब्जॉर्ब हो गया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब हार्मफुल से लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करेगी बॉडी और फिर उसे एक्सक्रीट कर देगी। ये उसका नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, चाहे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगा उसके थ्रू या कोई आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी यही 4 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अब देखो, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि एब्जॉर्प्शन की डिफाइन समझाएं, आपको पता है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द केमिकल और पॉइजन एंटर द बॉडी, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू तो ही जा रहा है आपके अंदर। अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स, देखो वर्ड लिख दिया है, इट डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सर आपने आईवी लाइन के थ्रू दे दिया, इंट्रावेस्कुलर दे दिया, तो एब्जॉर्प्शन का खेल खत्म, उधर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगा। ये तभी है जब आप उसे इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इसलिए ये वर्ड याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है सर दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ब्लड है ना जो अच्छा कैरियर है पॉइजन का या किसी भी केमिकल का, जो हमारे संपूर्ण शरीर में उसे फैलाता है। तो द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल आइदर केमिकल और पॉइजन फ्रॉम ब्लड, कहां से, फ्रॉम ब्लड से टू द टिश्यू इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया था, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी ट्रांसफॉर्म अ केमिकल मेक इट मोर वाटर सॉल्युबल। सर ये मोर वाटर सॉल्युबल क्यों करना चाहिए, ताकि किडनी से अच्छे से निकाल सके, या मैं एक भाषा में ये कह सकता हूं कि मोर हार्मफुल सब्सटेंस को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में बदलने की जो क्रिया की जा रही है उसे मैं इधर टॉक्सिकोलॉजी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकता हूं। अब ये एक्सक्रीट कहां से होगा, किडनी के थ्रू हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स करते हैं बाय वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आइदर इट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और एंजाइम रिडक्शन। फिर अगला पॉइंट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम जानते हैं, इट इज द फाइनल स्टेप इन विच जो केमिकल या पॉइजन गया है वो एलिमिनेट होता है, आइदर एज वाटर सॉल्युबल और मेटाबोलाइट्स या अनचेंज्ड फॉर्म में, किसी भी तरीके से उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाएगा। मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं, यूरिन होता है, फेसेस और बाइल। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लियर होता है। माइनर रूट क्या है एलिमिनेशन का, एक्सक्रीशन, सलाइवा से, स्वेट और स्किन। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। ठीक है, बताइए क्लियर है ना, चलिए ठीक है।